चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बायोस्फीयर में सल्फर का मुख्य बंदर क्या है? तो इसका सही जवाब है सॉइल एंड सेडिमेंट्स। मिट्टी और अवसादन बायोस्फीयर में सल्फर का सबसे बड़ा स्टोर हाउस है। इसमें सल्फर की प्रक्रियाओं का एक लंबा चक्र चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न है कि पर्यावरण अनुक्रम में मध्य समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है सेरे। सेरे वह मध्य समुदाय है जो पर्यावरण अनुक्रम के दौरान विकसित होता है। इसमें पौधों और जानवरों के समुदाय के बदलाव के कई चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट ईटर्स जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ अधिक वर्षा और गर्म तापमान होता है। यहाँ एंट ईटर जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल्स और स्लोथ जैसे विशेष प्राणी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्चुरी क्या है? ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन लार्ज बीच इसका सही आंसर है। एस्चुरी समुद्र और नदी के बीच एक परिवर्तन क्षेत्र है जहाँ पानी की गुणवत्ता और जैविक उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ विशाल जैविक विविधता और उत्पादकता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोम अप्रैल और जून के महीनों में तीव्र गर्मी और मजबूत हवा के साथ बदी सूखा करने वाली क्रिया का अनुभव करता है? तो इसका सिंपल आंसर है डेजर्ट बायोम है। डेजर्ट बायोम इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान बायोम में गर्मियों के महीनों में अत्यधिक तापमान और सूखा करने वाली हवा होती है। यह बायोम विशेष रूप से गर्म और शुष्क परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है कि निम्नलिखित जलचर जीवों में से कौन जल की दृश्य रेखा के नीचे रहता है? जलचर जीवों में से कौन जल की दृश्य रेखा के नीचे रहता है, मतलब कौन सबसे नीचे रहता है? तो उसका आंसर है बेंथोस। वो जल के नीचे रहते हैं। बेंथोस जलचर जीव है जो जल की तल्ली पर या उसके नीचे रहते हैं। ये जीव जल की गहराई में रहते हैं और जल की तल्ली पर भोजन और आश्रय करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरणीय संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स कौन है? तो इसका सिंपल आंसर है फॉरेस्ट। वन एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि उसको फिर से उगाया जा सकता है। वनों की कटाई के बाद नए पेड़ लगाए जा सकते हैं और वनों का पुनरावर्तन किया जा सकता है। बाकी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उसको वापस नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब ठोस पानी सीधे वाष्प अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी बच्चों आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ लोग बोलेंगे इवापोरेशन, मगर ये गलत है। इसका सही आंसर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पानी सीधे वाष्प में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में जाए। यह प्रक्रिया बर्फ और कुसुम के वाष्प में बदलने में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली भारत में नहीं है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी सिस्टम है जो भारत में नहीं है? तो जोहद है, बम्बू है, कूल है। स्प्रिंकल इरिगेशन भारत में नहीं है। स्प्रिंकल इरिगेशन एक आधुनिक जल संचना प्रणाली है जो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से कौन एक मिट्टी क्षरण नियंत्रण के लिए उपाय नहीं है? तो इसका आंसर है सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया अपना। पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक मिट्टी क्षरण नियंत्रण के लिए उपाय नहीं है? तो इसका आंसर है रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप। वृक्षों को काटना मिट्टी क्षरण को बढ़ावा देता है क्योंकि वृक्ष मिट्टी को पकड़ते हैं और उसकी गतिविधि को कम करते हैं। इसके बजाय घास, झाड़ियां और पेड़ उगाना, कच्चे बांध बनाना और बांध बनाकर मिट्टी क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वनों का पर्यावरण महत्व है? तो इसका आंसर है चेक सॉइल इरोजन। मिट्टी क्षरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षों के जड़ मिट्टी को पकड़ते हैं और उसकी गतिविधि को कम करते हैं, जिससे मिट्टी क्षरण को रोकने में मदद मिलती है। ये वनों का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्राउन फायर कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है क्राउन फायर डेंस फॉरेस्ट में होती है। क्राउन फायर घने वनों में होता है जहाँ पेड़ों को शीट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के वनों में आग आसानी से फैल सकती है और पेड़ों की शीट्स तक पहुंच सकती है, जिसे क्राउन फायर होता है। मतलब बहुत झाड़ियां एक दूसरे के नजदीक रहती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो कमेंट भी करना। हम आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आदिवासियों और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? वन अधिकार नियम 2006 आदिवासियों और अन्य वनवासियों को उनके वनों में अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत वनवासियों को अपने वनों में रहने, कृषि करने और वनों के संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट्स क्या है? तो उसका सही उत्तर है हाई एंडेमिनिज्म। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तरीय जीव विविधता और एंडेमिनिज्म पाया जाता है। एंडेमिज्म का मतलब है कुछ प्रजातियां या जातियां केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है और किसी अन्य स्थान पर नहीं। हॉटस्पॉट्स में आत्मा और उच्च संख्या में एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिकतम जेनेटिक विविधता रखता है? तो इसका इजी आंसर है मैंगो, क्योंकि मैंगो की बहुत सारी जातियां होती है भारत में। आम की प्रजातियां किस्म किस्म की पाई जाती है, इसको जेनेटिक विविधता को दर्शाती है। आम की विविधता इसके विकास और प्रसार में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जीव विविधता का उपयोग मूल्य है? आंसर है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू जीव विविधता का उपयोग मूल्य है जो हमारे मनोरंजन, सौंदर्य और आत्मिक सुकून से जुड़ा है। यह मूल्य हमें प्रकृति की सुंदरता और विविधता का आनंद लेने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नीचे में से कौन सा भारत में जीव विविधता के बारे में बयान सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है इंडिया हैज 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर। भारत में जीव विविधता के लिए 4 महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है और 4 महत्वपूर्ण जीव विविधता का केंद्र है, 26 नहीं है, तो ये रॉन्ग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नीचे में से कौन एक नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत है? हवा, विंड एनर्जी। हवा ऊर्जा का एक नॉन कन्वेंशनल स्रोत है जो पारंपरिक जल ऊर्जा को कोयल ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के अलग है। हवा ऊर्जा को हवा की गति से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक नई, शुद्ध और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग क्या है? यूज क्या है उसका? तो दोनों बहुत चीप है और पोल्यूशन फ्री है। नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत जैसे
कि सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि पोल्यूशन फ्री और सस्ता ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने से वायु प्रदूषण कम होता है और ये स्रोत नवीनकरणीय भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एक फ्यूल सेल के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूल क्या है? तो उसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक उत्तम फ्यूल है जो फ्यूल सेल में उपयोग किया जा सकता है। यह फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली ऊर्जा उत्पादन करता है और केवल पानी और गर्मी को ही उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 26। स्लज गैस मुख्यतः क्या है? तो उसका आंसर है मीथेन। स्लज गैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। यह गैस जल शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है जब ऑर्गेनिक पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा टूट दिया जाता है। 27। कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसी उपयोगी है? मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसमें अपने बुक के हिसाब से देखें तो एलिफेंट सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तकनीक है जिसमें नर लिंग के शुक्राणु को मादा लिंग के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यह तकनीक पशुपालन में उपयोगी है, विशेष रूप से डक, एलिफेंट और अन्य पशुओं में किया जाता है, मगर अपनी बुक में डक नहीं दिया गया है, एलिफेंट दिया गया है। और अगर आपको इसे चेक करना हो तो पेज नंबर 162 पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोस्टरिंग संरक्षण तकनीक के रूप में किस में सफल है? तो उसका आंसर है वूपिंग क्रेन। संरक्षण तकनीक एक संवर्धन फोस्टरिंग संरक्षण तकनीक है जिसमें एक प्रजाति के बच्चों को अन्य प्रजाति की माता के पास रखा जाता है। वूपिंग क्रेन एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है जिसमें संवर्धन तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव जंगल क्षरण के खिलाफ कैसे काम करता है? मतलब इरोजन के खिलाफ कैसे काम करता है? तो इसका आंसर है नेचुरल बुलवर्क। मैंग्रोव जंगल तटीय क्षेत्र में क्षरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बुलवर्क के रूप में काम करते हैं। वे पेड़ों के जड़ों से मिट्टी को पकड़ते हैं और लहरों के तीव्र प्रवाह को कम करते हैं, जिससे इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30। यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे एमएबीए कार्यक्रम में एमएबी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है मैन एंड बायोस्फीयर। एमएबी का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर। ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम है जो मानव और बायोस्फीयर के बीच संबंध को समझाने और संरक्षण के लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी से जुड़ा कौन सा रसायन है? तो इसका आंसर है एमआई, मिथिलेन आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में मिथेनॉल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जीवन शक्ति द्वारा ऑर्गेनिक पदार्थों को अपघातारिक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीजन का माप क्या है? तो उसका माप है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक माप है जो बताता है कि जीवन शक्ति द्वारा ऑक्सीजन द्वारा ऑर्गेनिक पदार्थों को बैक्टीरिया करने के लिए कितना ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो इसका इजी आंसर है पेपर। पेपर एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है जिसका अर्थ ये है कि ये प्राकृतिक रूप से आपातघातकारी हो सकता है, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल जल्दी हो जाता है दूसरे प्लास्टिक और मर्क्यूरी के अलावा। प्लास्टिक को तो हजारों सालों लगते हैं। 34। भारत में शोर प्रदूषण के लिए निर्धारित सीमा क्या है? तो इसका आंसर है बुक के हिसाब से अपने जाए तो 45 dBA इसका आंसर है और ये पेज नंबर 189 पे भी लिखा हुआ है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो 40-30 दिखाएगा, बुक के हिसाब से 45 dBA है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा वेस्ट का भौतिक उपचार है? तो बुक के हिसाब से जाए तो लगूनिंग है। लगूनिंग एक भौतिक उपचार प्रक्रिया है जिसमें वेस्ट को एक लगुन या तालाब में भरा जाता है, जहाँ ये वेस्ट जल के साथ मिलकर अपने आप को शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में वेस्ट को जल में डुबाया जाता है, जिससे वेस्ट के कुछ घातक प्रेरक जल में घुल जाते हैं और वेस्ट का आकार और मात्रा कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।